हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लास्ट क्लास में बात करके चल रहे थे कि कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट के बीच कैसे होता है, और आज अपन बात करेंगे कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक्स क्या होती है। जबकि लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता क्या है और कैसे करते हैं अपन कम्युनिकेशन। पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ बहुत अच्छे से कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कैसे अपन कम्युनिकेशन करते हैं, क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है और क्या क्या टेक्निक्स यूज करते हैं। या फिर बात करूँ कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन लास्ट क्लासों में पढ़ चुके हैं। और अब अपन बात करेंगे आज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिससे आप आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन और अच्छा बना सकते हैं। कम्युनिकेशन की क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे जब आप एक परफेक्ट कम्युनिकेशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एक्टिव लिसनिंग। आप सभी जानते हैं कि एक्टिव लिसनिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। इसके बिना आप कभी भी कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बना सकते। अब देखिएगा एक्टिव लिसनिंग होती क्या है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। सीधी सी बात है भाई, पैसिव प्रोसेस तो है नहीं, एक्टिव प्रोसेस है। अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, आप उसमें एक्टिवली इंटरेस्ट लेकर सुन नहीं रहे हैं उस चीज़ को, आप एक्टिव नहीं हैं, तो आप कभी भी अच्छा वाला कम्युनिकेशन कंडक्ट नहीं कर सकते किसी पर्सन के साथ या किसी पेशेंट के साथ। अगर आप पेसिव हैं, पेसिवली एक्टिव हैं, तो मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कम्युनिकेशन हुआ, क्या डिस्कशन हुआ, तो आप कम्युनिकेशन डील नहीं कर पाएंगे। ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट सच एज मेंटेनिंग आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड अदर फॉर्म ऑफ रिसेप्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कन्वे टू द पेशेंट दैट इज बीइंग लिस्न एंड अंडरस्टैंड। देखिएगा सिंपल सी बात, एक्टिव लिसनिंग में क्या है, आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वर्बली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट के साथ में आई टू आई कांटेक्ट रखना है। अगर आप पेशेंट के साथ में आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि पर्सन जो है सामने वाला वो आपकी बात को एक्टिवली लिसनिंग नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा है। तो इसलिए आपको क्या करके रखना है, एक्टिव लिसनिंग। उसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन अगर है तो आपको आई टू आई कांटेक्ट करके वर्बल कम्युनिकेशन करना है, और अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो भी आपको कोशिश करनी है। जैसे कि वो अलग प्रोसेस हो सकता है कि आप टच करके पेशेंट को समझाना चाहते हो, आई टू आई कांटेक्ट से समझाना चाहते हो, या फिर अदर वे हो सकता है स्क्रीन पोस्चर से या बॉडी पोस्चर से आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, लागू करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो टेक्निक आती है नंबर 2, ब्रॉड ओपनिंग। देखिएगा, आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपका ओपन माइंड होना चाहिए। कहने का मतलब ओपन माइंड मतलब खोपड़ी खुली नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके जो डिस्कशन कर रहे हैं आप उस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस डिजीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और अच्छे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि हाँ आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके, उससे जो प्रॉब्लम है वो सुन सके। ब्रॉड ओपनिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब सीधी सी बात, अच्छी वे में, एक सही वे में आप डिस्कशन करे पर्सन से। उसके बाद में आता है रीसिटिंग। रीसिटिंग द मेंटेन थॉट एक्सप्रेस बाय द पेशेंट। देखो रीसिटिंग क्या होता है, रीसिटिंग मतलब रिपीटिंग द मेन थॉट। आप क्या करते रहेंगे, पेशेंट के सामने उस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, उस थॉट को रिपीट करते रहेंगे, उस आइडिया को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आप पेशेंट से वो चीज़ ना निकलवा लेते हैं जो प्रॉब्लम है। पेशेंट जब तक कि आप वो बता नहीं देता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, जब तक वो आपको बता देता है उससे पहले आपको क्या नहीं करना, रिपीट करते रहना है उस थॉट को, उस आइडिया को, उस विचार को पेशेंट के सामने, ताकि पेशेंट क्या कर सके, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट कर सके, बता सके, ताकि आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। देखिएगा नेक्स्ट बात करके चलते हैं टीम आइडेंटिफिकेशन। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। विदाउट टीम आइडेंटिफिकेशन के आप एक अच्छा कम्युनिकेशन डील नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या करना पड़ेगा, दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइनिंग इश्यू ऑफ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट। मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, जो पेशेंट की प्रॉब्लम है, जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं उसको इन्वॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे क्या, एक्सप्रेस द पेशेंट के मतलब उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या कर पाएगा, पेशेंट एक्सप्रेस करेगा। और जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो पेशेंट दैट इमर्ज्ड रैपिडली ड्यूरिंग द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो पेशेंट क्या होगा, जो नर्स है उसके साथ में क्या होगा, रैपिडली क्लोज होगा और उनका रिलेशनशिप क्या होगा, अच्छा होगा। तो आप और आपकी जो टीम है, मेडिकल जो टीम है, मेडिकल आइडेंटिफिकेशन जो टीम है, आपने जैसे कि डॉक्टर हो गया, एक नर्स होगी, वार्ड बॉय हो गया, XYZ जो भी आपकी मेडिकल टीम में, फिजिशियन हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, तो वो सारी चीज़ें आप तभी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे पर्सन की जब आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को सुन पा रहे हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं। तो एक टीम का आइडेंटिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है जब जाकर आप क्या करते हैं,
एक अच्छा कम्युनिकेशन डील कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट आता है साइलेंस। देखो सीधी सी बात है यार, साइलेंस वर्ड से पता चल रहा है आपको कि क्या कहना चाहता है। कम्युनिकेशन, जब एक पर्सन अगर आपके सामने कुछ बोल रहा है तो आप साइलेंटली उस चीज़ को नहीं सुनोगे, एक्टिवली आप उस चीज़ को नहीं सुनोगे तो आप समझ ही नहीं कर पाओगे। आप जब तक अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तब तक आप कोई जवाब नहीं दे सकते। तो मतलब एक कम्युनिकेशन में एक साइलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक साइलेंस नहीं होगी, जब तक बिल्कुल चुप रहकर आप शांति से सुनेंगे नहीं किसी बात को, तो बीच में से ही बोलेंगे सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों। अरे तो भाई सुन तो सही उस बात को। जब तक तुम किसी चीज़ को सुन नहीं सकते, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आप चुप बैठकर नहीं सुन रहे, साइलेंटली नहीं सुन रहे, आप बस बीच में ये वो कर रहे हैं। तो आप कभी भी एक्टिव कम्युनिकेशन डील नहीं कर सकते। थेराप्यूटिक जो कम्युनिकेशन है वो डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है और नेक्स्ट टेक्निक आती है रिफ्लेक्शन। डायरेक्टिंग बैक द पेशेंट आइडिया, फीलिंग और क्वेश्चंस एक्सेट्रा। रिफ्लेक्सिंग, देखिएगा आप एक पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पर्सन को फीवर था, किसी पेशेंट को फीवर था, ठीक है, आप उससे वो चीज़ें निकलवाना चाहते हैं, कब से था, कब हुआ था लास्ट टाइम, राइज कब हुआ, डिक्रीज़ कब हुआ, आपको क्या क्या फीलिंग्स आई, क्या क्या अनकंफर्टेबल फील हुआ आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, पेशेंट के सामने रिफ्लेक्ट करके पूछते रहेंगे, रिफ्लेक्शन करते रहेंगे कि हाँ भाई ऐसा हुआ, ठीक है, फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद में क्या ऐसा भी हुआ था, क्या ऐसा भी हुआ था, क्या उसके बाद आपको वॉमिट हुआ, क्या उसके बाद आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मतलब ये क्वेश्चंस आप तब डील करेंगे। देखो पेशेंट को डील करने के बता रहा हूँ, बाकी अदर्स जैसा बिजनेस में भी कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे आप अलग चीज़ रिफ्लेक्ट करेंगे, उस सिचुएशन के हिसाब से रिफ्लेक्शन होंगे आपकी, कि जैसे कोई बिजनेस है तो उसके हिसाब से बात करेंगे, या फिर और कोई अदर सेक्टर है तो आप वहाँ पे उस हिसाब। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट टेक्निक आती है फोकसिंग। फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जीवन में जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब एक पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए आपका। जब तक एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं है, दैट मीन्स आप काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो फोकसिंग क्या है, क्वेश्चन और स्टेटमेंट दैट हेल्प द पेशेंट एक्सपांड ऑन ए टॉपिक इन्फॉर्मेशन। आप फोकस करेंगे कि पेशेंट से आप एक अच्छा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कैसे करें। तो पेशेंट से अच्छा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करने का सबसे अच्छा वे है कि आप पेशेंट से क्वेश्चंस पूछते रहें उसके बारे में। और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो पेशेंट को आंसर देना पड़ेगा, और जब उसको आंसर देना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो उस चीज़ पे, ऑटोमेटिक उस टेक्निक पे, उस वे पे क्या कर पाएगा, फोकस कर पाएगा। जिस बारे में आप जान पा रहे हैं वो उस बारे में जा पाएगा और आपको सारी चीज़ बता पाएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताए। और जब आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाएंगे, जो डिजीज है उसको ठीक कर पाएंगे सारे टीम मेंबर मिलकर। अरे यस और नो बोलो भाई जोर से, हाँ यस, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं शेयरिंग परसेप्शन। देखिएगा शेयरिंग परसेप्शन मतलब क्या है, asking the patient to verify the nurse understanding of what the patient is thinking or feelings। कहने का मतलब है कि उसके क्या परसेप्शन हैं, किसके, पेशेंट के, उससे पूछो वो क्या चाहता है, क्या करना है। वेरीफाई द अंडरस्टैंडिंग नर्स, जो नर्स है, जो नर्स स्टाफ काम कर रहा है उसको वो समझ नहीं पा रहा, समझ पा रहा है, या फिर पेशेंट जो है, पेशेंट की फीलिंग्स नर्स नहीं समझ पा रहा। तो मतलब आप जब तक शेयरिंग परसेप्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे को आपकी बात नहीं बताएंगे कि हाँ भाई, पेशेंट को आप बोलेंगे नहीं कि देखो ऐसा करोगे आप तो ये नहीं हो पाएगा, जब तक आप आपकी प्रॉब्लम हमको नहीं बताएंगे तो हम सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब शेयरिंग परसेप्शन करेंगे। जब शेयरिंग परसेप्शन करते हैं अपन, ज़रूरी नहीं है नर्स पेशेंट के बीच में, किसी भी सेक्टर में हो सकता है, जब आप शेयरिंग परसेप्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन आप डील कर पाएंगे। नेक्स्ट आती है टेक्निक्स क्लेरिफिकेशन। क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। मैं बोलता हूँ हमेशा से कि आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, जब तक आपको यही नहीं पता कि भाई मुझे ये करना है, जब मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निक्स पढ़नी है तो आप पढ़ ही नहीं रहे, गोल ही क्लियर नहीं है, बोला ठीक है पढ़ लेंगे कर देंगे, ऐसा नहीं भाई। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि जब आप कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आप सीधा सा क्लेरिफिकेशन होना चाहिए किसी भी बात में, ऐसे नहीं कि ये वो सब नहीं, बिल्कुल क्लियर। क्या है, अटेम्प्टिंग द आइडियाज और unclear thoughts of patient into word to enhance the nurse understanding or asking the patient to explain what the means। देखिए attempting the ideas, जो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उससे आप तुरंत पूछें, कोई आइडिया आ रहा है तो आप उसको तुरंत बताएं,
तभी आप क्या कर पाएंगे, अच्छा कम्युनिकेशन डील कर पाएंगे। अनक्लियर थॉट्स ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट के अनक्लियर हो रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि पेशेंट आपको क्लियरिफाई जवाब नहीं दे रहा, जैसे कि पेशेंट से आपने पूछा कि फीवर कितने टाइम से था, पेशेंट बोला कल भी था, परसों भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल क्लियर जवाब चाहिए, क्लियर कट चाहिए कि हाँ भाई लास्ट 2 डेज, लास्ट 3 डेज या लास्ट 4 डेज, जो भी होता है। इन 2 वर्ड्स टू इन्हेंस द नर्स अंडरस्टैंडिंग टू आस्किंग द पेशेंट, जब नर्स समझ पा रही है उसको तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, जब समझेंगे तो क्या करेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड, और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम्स है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ सच है ये प्रॉब्लम, तो आप उसका क्या करेंगे, उस हिसाब से गोल सेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। या फिर आप इस वे से आपने क्या किया, एक अच्छा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मेंटेन किया कि नहीं किया, भाई थेरेपी की तरह थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं। ह्यूमर यहाँ पे क्या होता है, द डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी थ्रू एंजॉयमेंट एंड क्लॉनिक द इम्पैक्ट। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें समझाने वाला जैसा कुछ नहीं, आप समझते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर विदाउट, ऐसे नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब कम्युनिकेशन क्या है, पीछे से एक भाई साहब खड़े होकर बोल रहे हैं सर वाइटल साइन क्या है, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट सिर्फ फिजिकली है, मेंटली प्रेजेंट क्लास में नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हों, तुम अभी इधर उधर ध्यान में तुम्हारा वो, ये क्या आता है सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, तो आपको समझदार। नेक्स्ट बात करते हैं सजेशन। देखिएगा सजेशन क्या होता है, प्रेजेंटिंग अल्टरनेटिव आइडियाज़ फॉर द पेशेंट कंसिडरेशन रिलेटिव टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सजेशन क्या करते हैं भाई, सब जानते हैं किसी पर्सन को आप सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, जो कि इंडिया में तो फ्री फॉकट में 1-2 किलो तो हर आदमी दे जाता है चलते हुए, तो वो सजेशन की यहाँ बात कर रहे हैं अपन। सजेशन प्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिव आइडिया, आप उसको कोई दूसरा आइडिया, दूसरा गोल सेट कर सकते हैं, या दूसरा थिंक, मतलब जैसे कि एक वर्क को 2 वे 3 वे कर सकते हैं कि नहीं करते, भाई इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें पेशेंट कंसिडर रिलेटिव टू प्रॉब्लम्स, और जो पेशेंट की प्रॉब्लम उसको भी आप सॉल्व करेंगे, और हो सकता है कि पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको भी लग रहा है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो बोल रहे हैं आपसे कि भाई ये बात हमको बताओ, तो आप क्या करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, और एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलेंगे, किससे, पेशेंट से भी, और पेशेंट के रिलेटिव से भी, और पेशेंट के फैमिली मेम्बर से भी, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी किसकी, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी, तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा इनको। और अब नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट एजुकेशन टीचिंग। पेशेंट एजुकेशन, देखिएगा पेशेंट एजुकेशन होता क्या और कैसे होता है। पेशेंट एजुकेशन मतलब क्या कर रहे हैं, आपने पेशेंट को ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या बिफोर ट्रीटमेंट बोल सकते हो, या आफ्टर ट्रीटमेंट, आपको एजुकेट करते रहना होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर अभी इसको होल्ड करता हूँ, मैं बताना एक सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे होती है पेशेंट एजुकेशन। मान लो कोई पेशेंट एडमिट हुआ, किसकी वजह से, किडनी डिजीज़ थी कोई भी, या किडनी स्टोन लेकर चलता है, ठीक। अब पेशेंट को नहीं पता कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट। अब पेशेंट आया, पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या है, पैनिक हो रहा है उस चीज़ को लेकर, तो आप एडमिट कर रहे हैं, उससे पहले पेशेंट से डील करेंगे, पेशेंट को एजुकेशन देंगे कि आप डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको एजुकेशन देंगे कि एक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है जो कि ठीक हो जाती है, आप बिल्कुल ना डरें। तो क्या होगा, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, पेशेंट को एजुकेशन मिलेगी, क्या मिलेगी कि हाँ डॉक्टर्स बोल रहे हैं, नर्सेज बोल रही है कि बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती है, तो होगी, ठीक है। आप जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट से पूछ रहे हैं हाउस फील, मतलब पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं अब, तो पेशेंट क्या बोल रहा है, ठीक फील कर रहा हूँ। जब पेशेंट जा रहा है तो पेशेंट को लग रहा है डिस्चार्ज के बाद में कि हो सकता है मैं घर जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, तो आप पेशेंट को नॉर्मल एजुकेशन देकर भेजेंगे कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, ये काम आपको करना नहीं है, ये खाना नहीं है, ये पीना नहीं है, तो पेशेंट बिल्कुल सेटिस्फेक्शन रहेगा उसको एजुकेशन। और इसके साथ साथ में क्या एजुकेशन देंगे कि होती क्या है किडनी डिजीज़, क्या होता है स्टोन, ये नहीं कि डीपली बैठ जाओ उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझाने बैठ जाओ, देखो भाई साहब इधर से ये था, ये पैथोफिजियोलॉजी है, ये कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर था, ये कोज करा, इसके सही साइन सिम्टम्स है, ये है वो है, ये नहीं। आप लेकिन सुपरफिशियली नॉलेज जरूर दें। अगर आप पेशेंट को एजुकेशन देंगे सुपरफिशियली तो पेशेंट सेटिस्फाई मतलब अच्छा सोच पाएगा, अच्छा कर पाएगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, और आप समझते हैं पॉजिटिव एनर्जी से कोई भी वर्क अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को बताएंगे क्या असिस्मेंट कर रहे हैं आप, क्या डायग्नोसिस किए हैं आपने, क्या आप डायग्नोसिस करने के बाद में क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को क्या करना। तो यहाँ बात करते हैं पेशेंट एजुकेशन की। पेशेंट एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हेल्थ प्रोफेशनल एंड अदर मेंबर प्रोवाइडर। पेशेंट एजुकेशन कौन कर सकता है, हेल्थ के प्रोफेशनल जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन, डॉक्टर हो सकता है, एंड अदर मेंबर ऑफ प्रोवाइडर जैसे न्यूट्रिशंस जो होते हैं, डॉक्टर
एक तरीके का डॉक्टर बोल सकते हो न्यूट्रिशंस को। वो क्या बताता है, डाइट बताता है कि आपको इस डिजीज़ में ये डाइट लेनी है, इतने अमाउंट में लेनी है, इतनी ml लेनी है, इतने ग्राम, ये और नो बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड केयर गिवर दैट विल अल्टर देयर हेल्थ बिहेवियर फॉर इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। इन्फॉर्मेशन द पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना है केयर गिवर, जो उनको केयर गिवर कर रहा है उसको क्या, उसके बिहेवियर में, मतलब उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना है। जो हेल्थ वर्कर है वो क्या करेगा, उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा, और जो उसकी हेल्थ है उसको क्या करेगा, हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। आपने क्या करा, पेशेंट को एजुकेशन दी, तो पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस था वो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पेशेंट एजुकेशन आर स्किल बिल्डिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट नीड टू नॉन हाउ, व्हेन एंड वाई दे नीड टू मेक लाइफ चेंजेस। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पेशेंट एजुकेशन, क्या उन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं पेशेंट की स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, अच्छा करने के लिए। एंड रेस्पॉन्सिबल टू पेशेंट, और पेशेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नीड नॉन, मतलब उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, एंड वाई कब, हाउ कैसे, कब एंड क्यों। दे नीड टू मेक, ये क्यों ज़रूरी है किसी भी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को चेंज करने के लिए, उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आप उसको सारी चीज़ें बताएंगे कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये लॉसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पेशेंट को एजुकेशन देंगे तो पेशेंट खुद क्या करेगा, वैल्यू करेगा उन चीज़ों की, उसको फॉलो करेगा और अपने हेल्थ स्टेटस में क्या कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा, जिससे कि आप भी अच्छा फील करेंगे, पेशेंट भी अच्छा फील करे। द वैल्यू ऑफ पेशेंट एजुकेशन कैन बी समराइज एज फॉलोज। कौन कौन से हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो बहुत सिंपल है, खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल क्या करना है, इम्प्रूव समझने की जो अपनी कैपेबिलिटी उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है मेडिकल कंडीशन को। डायग्नोसिस डिजीज़ और डिसेबिलिटी, डायग्नोसिस कर लेना है, और अगर कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये डिसेबिलिटी आ सकती है तो आप क्या कर लेंगे, उसके लिए बता देंगे, पहले से पेशेंट को अवेयर करके रखेंगे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये लॉस हो सकता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स एंड मीन टू मैनेज मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन। इम्प्रूव अंडरस्टैंड, देखो समझना ही है आपको, मेथड्स ऑफ मीनिंग टू मैनेज, कि कैसे मैनेज करेंगे मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन, कि कोई पर्सन था उसके अदर कॉम्प्लिकेशंस कोज हो सकते हैं, अदर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले से समझ कर चलेंगे, पहले से बताकर चलेंगे पेशेंट को कि आपकी ये डिजीज़ है, तो हो सकता है इस डिजीज़ की ये कॉम्प्लिकेशन है, होते हैं जो कि अपेयर हो, सामने आ सकते हैं, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं, ये पेशेंट को एजुकेशन देकर चलेंगे। इम्प्रूव सेल्फ एडवोकेसी इन डिसिंगलिंग टू द एक्ट बहुत इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मेडिकल प्रोवाइडर्स। इम्प्रूव सेल्फ, खुद को भी क्या करना है, कॉन्फिडेंसली रखना है, बताना है पेशेंट को कि आप डरे नहीं, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम मेडिकल प्रोवाइडर्स, बिल्कुल स्वतंत्र होकर, इंडिपेंड होकर, मतलब ट्रीटमेंट करना है आपको, पेशेंट को एजुकेशन देनी है। पेशेंट का आउटकम लेते रहना है टाइम पे कि क्या आउटकम है। आप जैसे कि कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे थे, ट्रीटमेंट दे रहे थे पेशेंट को, और उसके कुछ दिन 1 to 2 डेज हो चुका है, तो आप पेशेंट से क्या लेंगे, आउटकम लेंगे। जब आउटकम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हेल्थ स्टेटस है वो इंप्रूव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, या स्टेबल है या फिर लॉस हो रहा है। तो मतलब जो कंडीशन है उसके बारे में आपको कंटिन्यूसली क्या करता रहना है, जानते रहना, जो कि पेशेंट का आउटकम मिलेगा उससे मिलेगी। पेशेंट मोर लाइकली टू रेस्पॉन्स वेल टू देयर ट्रीटमेंट प्लान कॉम्प्लिकेशन, जो ट्रीटमेंट है और जो प्लान का कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि आपने गोल सेट किया था कि इसको ये ट्रीट करना है, लेकिन इन रनिंग ट्रीटमेंट में क्या हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन अकर हो गया, तो उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान करके चलना, उसको क्योर करके रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। लोअर रिस्क टू माल प्रैक्टिस व्हेन पेशेंट हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आप किसी पर्सन को ट्रीटमेंट दे रहे थे, कोई डायबिटिक पेशेंट था जिसमें आपने बोला पेशेंट को कि आपको शुगर की चीज़ें जो भी हैं अवॉइड करके रखनी है, बट पेशेंट इन कंडीशन उसको अवॉइड नहीं करा, तो मतलब क्या हो सकता है, ये रिस्क मैनेजमेंट हो गया ना, कि आप उसको मना किया लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो नहीं करा। तो उसको क्या करना है, रियलिस्टिक में रखना है एक्सपेक्टेशन, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो बता के रखनी है कि भाई साहब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ में यह कर हो सकता है। यूज़ टेक्नोलॉजिकल अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिवली, सीधी सी बात है भाई, टेक्नोलॉजी जो आपके पास में है वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर इफेक्टिव आप बता सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट की क्लास है आपके साथ में और आप पास में, या फिर आप उसमें एजुकेशन देना चाहते हैं जिससे पता चल सके पेशेंट और अच्छे से अपनी पेशेंट एजुकेशन को आप क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकते हो और पेशेंट अच्छे से समझ पाएँ, तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप।
फोकस ऑन रिलेशनशिप सेंटर केयर विद इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली, और आपको इस चीज़ पे भी फोकस करके रखना है पेशेंट एजुकेशन के साथ साथ में कि जो उसके रिलेशनशिप हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, जो इंडिविजुअल है, उनके साथ भी आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है। और यहाँ पे अपनी यूनिट कम्युनिकेशन की टेक्निक्स और कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सब। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है कम्युनिकेशन से, वो भी 8 नंबर का, तो पढ़ के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।